सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का आपको पुनः एक बार नमस्कार है। बंधु, अभी मैं दूसरे काम में था, लेकिन एक ताज़ा तहलका न्यूज़ मिला हमको, इसलिए मैं आपके सामने आ गया। मैं एक बार आपसे बिहार के सभी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक या नियमित शिक्षकों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं 27 जनवरी को इस क्षेत्र में बहुत ही जद्दोजहद कर करके मुझे लाया गया। अपना चेहरा चमकाने के लिए कोई लाया, समझ रहे हैं ना? लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। अगला अपना चेहरा चमकाने अपनी रणनीति तैयार कर रहा था, लेकिन मैं आपके काम में लगा हुआ था ईमानदारी से। 27 जनवरी से आज तक जितनी बातें आपके सामने रखा, हालांकि अब कुछ सामने आ रही है जिसको 1 साल पहले मैंने बोल दिया था। सभी बातें आपके सामने आ रही है। मैं बार बार ये भी कहता था कि 5वीं सक्षमता बीत जाने दीजिए, उसके बाद आईना की तरह साफ हो जाएगा सब चीज़ें, जिसमें कुछ बीपीएससी शिक्षक, कुछ नियमित शिक्षक जो पूर्व के बीपीएससी वाले हैं, विशिष्ट शिक्षक की तो बात छोड़िए, एक से एक कमेंट करते थे लोग, मेरा विरोध करते थे। मैं उनसे आज पूछना चाहता हूँ, खासकर मैं नियोजित शिक्षकों से जो बच गए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने आपके करियर के साथ कोई खिलवाड़ किया है? अगर अभी आप सामर्थ्य नहीं है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप खुद निष्कर्ष निकाल लीजिएगा। हालांकि कुछ हम लोग के साथ जो आपके नियोजित की रक्षा करने में लगे हुए थे विद्वान, उन लोगों ने पूर्व में यह भी कहा कि 22 वाले के पास लंबा समय है, वे लोग जाएंगे तो उनको फायदा होगा, विशिष्ट बनेंगे तो कहते थे। कहीं से हमको न्यूज आया, हो सकता है वो आदमी गलत हो या सही हो, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। जिसमें मैं नाम रखना चाहता हूँ, गया से राजन जी हैं, धरफड़ा के मेरे पास फ़ोन किए। वो 22 के नियोजित थे। बोले कि सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी नियुक्ति 22 की है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप जा सकते हैं, आपकी लंबी सर्विस है। हम उनको बहुत डांटे, हम बोले कि ये कौन आपको बता दिया? जो भी बताया है या तो वो अज्ञानी है या पूरी तरह से इस बात को नहीं समझता है। आप कहीं नहीं जाइए, बिल्कुल जमे रहिए, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं आज राजन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या आपके साथ गलत किया था? आप नियोजन इकाई में रह गए हैं तो नहीं ना? नहीं तो ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और मैं ये बोला था, समय समय पर कुछ लोग सिर्फ स्टाइल मारते हैं, जैसे लगता है कि ड्रामे का पार्ट खेल रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम करते रह गया। चूँकि मेरा निशाना सरकार के दमन नीति के खिलाफ था, मेरा निशाना अपने चेहरा को चमकाना नहीं था, इसलिए मैं अपने काम में लगा हुआ था। मैं आपसे एक और वचन दे रहा हूँ। मैंने ये बोला था कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपको सक्षमता रूपी राक्षस से बचा सकूँ। भैया, ये 5वां सक्षमता ख़त्म हो गया, मेरा काम आपके बीच से ख़त्म हुआ। हालांकि मेरे दिल में ये गहन कचोट जरूर रहेगी कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए मेरे प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि मेरे प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया तो सही बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके कैरियर को,
आगे चल के गुमराह नहीं कर दे वे आदमी। और मैं कुछ वैसे भी प्रचारक से ये आग्रह करता हूं, कृपया अपने भी विवेक का काम लें, सिर्फ प्रचार पर ध्यान नहीं दें और किसी के लिए किसी को दुष्प्रचार कर देना और किसी के लिए किसी का प्रचार करना, ये कहां तक उचित है, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर पूरे बिहार से मैं ये चैलेंज करता हूं कि मैं इस 1 साल में आपसे कोई चंदा की बात की हो, आपने मेरा कोई हेल्प किया हो, आपसे कोई निजी स्वार्थ की मैंने बात की हो, तो फिर मुझे बताइएगा। बस आगे न्यूज ये है, आगे नियोजित अपने खुशी नहीं राहत की बात सुन लीजिए और विशिष्ट और बीपीएससी वाले लोग भी सुन लें। और अब लोग बताएं कि जितने लोग सोशल मीडिया पर गुमराह कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे और 8वें वेतन का कैलकुलेशन कर करके बीपीएससी और विशिष्ट का यूट्यूब और फेसबुक पर प्रचार कर रहे थे और सबको फंसा रहे थे, आज वे लोग किस बिल में घुस गए हैं और क्यों घुस गए हैं, उनको या तो विशिष्ट खोजें या बीपीएससी खोजें। आइए मैं ये न्यूज बता रहा हूं। एक बीपीएससी अमर कुमार, ये हैं लेट डॉक्टर देव वंश नारायण लाल, ये आपको फुलवारी पटना से है। इन्होंने कोर्ट में केस किया था और केस संख्या है 16/276/2025। इसमें 7वें वेतन आयोग का लाभ बीपीएससी शिक्षक को क्यों नहीं मिल रहा है, मुख्य रूप से इस पर केस किया गया था। और उसमें सरकार के तरफ से उनके वकील का काउंटर एफिडेविट आपको कोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। सरकार के तरफ से दिए गए उनके वकील का जवाब पढ़ के सुना देता हूं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षकों की मांग, बीपीएससी शिक्षकों की मांग का कड़ा विरोध कर रही है। सरकार ने न्यायालय में जो जवाबी हलफनामा काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है, उसका मुख्य उद्देश्य साबित करना है 2023 नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षक एक अलग और विशिष्ट श्रेणी है। पहला नंबर, नया कैडर बनाम पुराना कैडर। सरकार का सबसे बड़ा तर्क यह है कि याचिकाकर्ता एक नए कैडर का हिस्सा है जिसका गठन 23 के नियम के तहत हुआ है। सरकार का कहना है कि चूंकि भर्ती का तरीका, सेवा शर्तें और वैधानिक ढांचा अलग है, इसलिए पुराने शिक्षकों के साथ तुलना करना गलत है। उनके अनुसार नए नियुक्त शिक्षकों का वेतन केवल उन्हीं नियमों से नियंत्रित होगा जिनके तहत उनकी नियुक्ति हुई है। दूसरा पॉइंट, समान काम समान वेतन। समान काम समान वेतन का इन लोगों ने तर्क दिया था बीपीएससी वाले और नियोजित वाले के अगेंस्ट में। मैंने बोला था ना एक बार, आज से 8 महीना पहले, कि एक बार पुनः समान काम समान वेतन की लड़ाई लड़ी जाएगी आने वाले समय में, और वो होगा नियोजित वर्सेस बीपीएससी और विद्यालय अध्यापक का केस होगा। समान काम समान वेतन की सीमाएं सरकार ने स्पष्ट किया है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब निम्न 4 शर्तें पूरी हो: नियोक्ता समान हो, कैडर समान हो, कर्तव्य और जिम्मेवारियां समान हो, सेवा शर्तें समान हो। सरकार के अनुसार चूंकि कैडर और सेवा शर्तें अलग है, इसलिए यह सिद्धांत यहां लागू नहीं होता है। कानूनी बाधा, हलफनामे के पॉइंट नंबर 17 में 16 पेज का ये हलफनामा है, आपको मैं ग्रुप के माध्यम से वायरल कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। 17 नंबर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। सरकार का कहना है कि याचिकाकर्ता ने सभी नियमों और सेवा शर्तों को पूरी जानकारी के साथ स्वीकार किया और सेवा में शामिल हुए हैं। कड़ा के सभी नियम को ये लोग स्वीकार किया है और तब सेवा शर्त नियमावली में ये लोग शामिल हुए हैं। विशिष्ट बंधु सुन लीजिए, आज आप लोग उछल कूद कर रहे थे ना, कमेंट कर रहे थे, नियोजित के पक्ष में बोलने वाले के लिए आप लोग बहुत अच्छा शब्द का यूज किए थे। सुन लीजिए, इसको क्या कहते हैं,
कानूनी भाषा में इसे स्टॉपल कहा जाता है, न कि प्रमोशन। आपके लिए है ये, जिसका अर्थ है एक बार लाभ या नौकरी स्वीकार करने के बाद आप उन शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते। 4 नंबर, नीतिगत निर्णय। सरकार ने तर्क दिया कि वेतनमान और फिटमेंट मैट्रिक्स तय करना सरकार का एक सचेत नीतिगत निर्णय है। यह निर्णय विस्तृत वित्तीय मूल्यांकन के बाद लिया गया है। सरकार का मानना है कि अदालतें आमतौर पर सरकार के नीतिगत फैसले में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक वे पूरी तरह से मनमाने न हो। कह रहा है कि सरकार के काम में अगर पूरी तरह से मनमाना नहीं किया गया है तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसका अधिकार है। मैंने बोला था एक बार, मैंने इस चीज को पिछले होली के समय ही अपने वीडियो में बता दिया हूं। सरकार ने अंत में स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ताओं का लेवल 7 या 8 के वेतन की मांग करना कानूनी रूप से अमान्य है। सरकार ने खारिज कर दी है। मैं बार बार कहते आया हूं कि ये सरकार के ऊपर है, हालांकि आप लोग भी कहते आए हैं विशिष्ट लोग कि सरकार जो चाहेगी करेगी, तो सरकार आपके लिए नियमावली के अनुसार ही न करेगी। आप लोग बहुत उछल कूद कर रहे थे, आप लोगों ने सरकार का हाथ मजबूत किया है, सरकार के लिए आप लोगों ने काम किया है, वो कोई काम में नहीं आएगा। मैं बार बार कहता था कि सरकार को अगर आपको वेतन आयोग का लाभ देना ही रहता, वेतनमान ग्रेड पे देना ही रहता, तो बार बार आप लोग इंटेक्स की बात कर रहे थे और फिटमेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, तो नया बनाने की क्या ज़रूरत है? आपको पहले से जो मिला हुआ था वही क्यों नहीं दिया गया? अब समझ में आ गया ना कि आपको जो मिल रहा है वे वेतनमान की श्रेणी में नहीं है। और स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है कि आपको 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है तो 8वें वेतन आयोग का मांग करने का अधिकार आपको नहीं है। बाकी आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग कीजिए। अभी मैं मान रहा हूँ कि कुछ लोग हो सकता है कि फॉर्म भरा हो, अभी भी आपको अपने चक्षु को खोलने की ज़रूरत है। आप लोग परीक्षा से दूर भागिए, दूर भागिए। एक बार पुनः कह रहा हूं कि दूर भागिए। और जो भी शिक्षक ये समझ रहे हों कि नहीं विशिष्ट को अधिक मिल रहा है, हम लोग को तनी 400 कम मिल रहा है, अब आप मूल्यांकन कर करके हमको बताइएगा और मेरा वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने किसी को गलत सलाह दिया है। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर इतना कीजिए कि अभी भी जो नियोजित बचे हुए हैं उन तक ये पहुंच जाए और वे अंत तक 3, 4, 5 में ज्वाइन करने से दूर भागें। बस चूँकि मैं बार बार शुरू से कहते आया हूँ कि ये मेरा पेशा नहीं है, मैं व्यू के लिए, लाइक शेयर कमेंट के लिए ये काम नहीं करता हूँ। मैं अपने काम में लग रहा हूँ, लेकिन जब लगेगा कि नहीं आप पर कोई संकट आ रही है, आप हमारे पास मैटर पहुंचाइएगा, आपके आंखों को खोलने के लिए मैं सामने आऊँगा। हालांकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये फील्ड छोड़ करके चले जाएं कि मैं शेरे बिहार बन जाऊं। अरे भैया तुम बनो ना शेरे बिहार, तुम शेरे भारत बनो, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा से जो तुमने खिलवाड़ किया ये बहुत गलत हुआ और मुझे बहुत गलत लगा। और आगे मैं नियोजित शिक्षकों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप तुरंत किसी के बहकावे में मत चल दें, सोचें विचारें, अपना निर्णय लें। ये नहीं कि कोई हुलका दिया, आपको इधर चल दिया, दिमाग घुमा दिया, कोई उधर घुमा दिया। बहुत से लोग चेहरा छुपा करके आपके पक्ष में भी चिकनी चिकनी बातें करते हैं।
कृपया उनसे सतर्क रहिएगा। ये राजनीति है, फुल्ली राजनीति है। चूंकि मैं राजनीति करने वाला नहीं हूँ, आगे आप लोग का अपना दिमाग, आप लोग अपनी रक्षा कीजिएगा, सोच समझ के चलिएगा। मुझे लगेगा कि नहीं आपको मेरी ज़रूरत है, मैं आपके बीच में आऊँगा। चलिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए अपना फीडबैक। बस चलता हूँ, नमस्कार।